नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ में हम आज सामान्य हिंदी का संधि का ही अगला भाग लेकर आए हैं। हमने संधि में अभी तक क्या पढ़ा? हमने स्वर संधि पढ़ा। आप सभी जानते हैं संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार हमने 2 भाग में पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे दूसरा प्रकार संधि का, जो कि है व्यंजन संधि। इसके बाद अगले भाग में हम कवर करेंगे विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि क्या होती है, परिभाषा क्या होती है इसकी? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। समझ गए? कोई व्यंजन है, व्यंजन के बाद क्या आ रहा है, या तो स्वर आ रहा है या तो व्यंजन आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, जो शब्द बन रहा है उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक, ये नीचे जो तिरछी रेखा है इसको हल कहते हैं। व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप होता है, जैसे क के नीचे ह हल लगाए, ख के नीचे हल लगाए, ग के नीचे होता है। शुद्ध या मूल व्यंजन क, ख, ग आदि के साथ नीचे लगने वाली तिरछी रेखा यानी कि इसको हल कहते हैं। जैसे यहाँ पे है, हमने स्वर संधि में पढ़ा था ना, क था तो हमने उसको, उसके नीचे हल का निशान नहीं था। कहने का अर्थ है वो क्या था, स्वर था, क्योंकि वहाँ पे अ का उच्चारण आता है। यहाँ पे क्या था, वाक, इसके नीचे हल का निशान आता है, तो ये व्यंजन का शुद्ध रूप है। यहाँ पर क स्वर नहीं है, व्यंजन है। जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आए, ई तो स्वर है, इसके बाद जो परिवर्तन हुआ वागीश, क और ई मिलकर क्या बन गए, गी बन गए। सत प्लस जन, ये मिलके बन गया सज्जन, यानी कि त प्लस ज मिलके ज बन गया। उत प्लस हार, ये क्या बन गया, उद्धार। द और ध आ गया। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब व्यंजन संधि के नियम, जैसे स्वर संधि के नियम थे वैसे ही व्यंजन संधि के भी क्या है, कुछ नियम है। पहला नियम कहता है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का पहला वर्ण क्या होता है हमारा, क, च, ट, त, है ना। तीसरा वर्ण क्या होता है, ग, ज, ड, द, ब। जैसे किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ये रहते हैं, या चौथे वर्ण घ, छ, ड, ध, भ, अथवा अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य, र, ल, व, कि किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो नियम में क्या याद रखना है, किसी वर्ग के पहला वर्ण ये का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के या तो तीसरे वर्ण से होगा या चौथे वर्ण से होगा, अथवा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व के किसी वर्ण से होने पर जो वर्ग का जो पहला वर्ण है वो क्या होता है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, उदाहरण देख के आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो नियम क्या था, जो पहला वर्ण है वो क्या होगा, तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। क का ग होना, दिख। अब इसके बाद कुछ भी आ सकता है, उसने क्या बोला था, या तो स्वर आएगा या तो किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, जैसे ग, ज, ड, द, और क्या होता है, ब होता है। हाँ, वैसे ही चौथे वर्ण झ, ज, ड, ध, भ कुछ भी आ सकता है, या अंतस्थ स्वर व्यंजन हमारे य, र, ल, व, जैसे यहाँ पे व दिख रहा है ना, कुछ भी आ सकता है क के बाद। दिक प्लस गज, ये क्या हो जाएगा, उसी जो क्रम है उस क्रम का तीसरा व्यंजन में परिवर्तन हो जाएगा। दिक प्लस गज, ये दोनों की जब संधि होगी, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो बन गया दिग्गज। दिक प्लस अंत, दिगंत। दिक प्लस विजय, दिग्विजय। वाक प्लस ईश, ये बन गया वागीश। दूसरा आ गया हमारा चौ का ज होना। चौ वर्ग का पहला वर्ण चौ है और उसी वर्ग का क्या है, तीसरा वर्ण ज है, च, छ, ज। तो चौ का ज हो जाना, जैसे अच प्लस अंत, अच प्लस आदि, ये मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अजंत। अच प्लस आदि, ये हो गया अजादि। ट का ड होना, षट प्लस आनंद, षट प्लस रिपु,
है ना। कोई सा भी स्वर आए, ऐसा कुछ नियम नहीं है। जो मैंने आपको बताया स्वर व्यंजन जो भी आएगा होगा क्या, इसका षडानन हो जाएगा, ये षडपू हो जाएगा। त का द होना, हलंत ज़रूर लगा होगा क्योंकि व्यंजन का शुद्ध रूप क्या है, हलंत है। भगवत प्लस भजन, भगवत भजन। सत प्लस भावना, सद्भावना, है ना। ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट है। सत प्लस गुण, सद्गुण। ये क्या है, ये जो इम्पोर्टेंट शब्द है ये संधि विच्छेद में पूछे जा सकते हैं। आप सद्गुण का आप कर ही नहीं पाओगे, सत प्लस गुण। प का ब होना, प अप प्लस ज, अबज। अप प्लस धी, अबधी। ये क्या है, नियम है कि पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। जब हलंत होगा आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, व्यंजन संधि है। व्यंजन का शुद्ध रूप नीचे से हलंत या हल होता है। अगला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यहाँ तो वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो रहा था, यहाँ क्या है, वर्ग का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा। यदि किसी वर्ग के पहला वर्ण आपको सबका पता है ना, क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः केवल 9 मौ से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवें वर्ण ये होते हैं, हो जाते हैं। वस्तु केवल 9 और मौ से ही मेल होगा। अनुनासिक वर्ण जो है इनसे ही मेल होगा, तो क्या होगा, उस वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, 9 मौ से क्या होगा, मेल होगा इनका, और क्या होगा, वो पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क का अंग होना, वाक प्लस मय, वामय। ट का ड होना, षट प्लस मुख, षडमुख। त का न होना, उत प्लस मत, उन्मत्त। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। नियम सिंपल सा है कि मौ आएगा या तो नौ आएगा, तो ये क्या है, हमारा मौ है। यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, नौ देखने को मिला। आगे क्या है, पहला वर्ण है, सबका पहला वर्ण है। बस परिभाषाएं सरल से सरल रूप से समझो। पहला वर्ण अनुनासिक व्यंजन से मिले, अनुनासिक मौ और नौ, मात्र ये दो आएंगे। मौ नौ से जब क्या हुआ, इनका मेल हुआ, तो क्या होगा, आपको बस यही तो देखना है। क है, उसका उसी वर्ग का पांचवां वर्ण में परिवर्तन होगा। ट है तो ट वाली लाइन पढ़ो पूरी। ट वर्ग में क्या क्या आता है, पांचवा जो वर्ण है उसमें परिवर्तन होगा। त है ना, तो त वाली लाइन देखनी है आपने, ऊपर नीचे और वर्ग के पांचवें शब्द नहीं होंगे। त वर्ग का ही पांचवें वर्ण में क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगला नियम है छ संबंधी नियम। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर, ह्रस्व स्वर या कोई भी आ वाला स्वर छ से जब इसका मेल होगा तो आगे क्या जुड़ जाएगा, च। छ हटेगा नहीं, बस छ से पहले च जोड़ दिया जाएगा। स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद, ये हो गया स्वच्छंद। परि प्लस छेद, अब च तो यहाँ है नहीं ना, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग क्या है, च जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या हो गया, परिच्छेद। जहाँ पे आपको आधा च देखने को मिलेगा या च देखने को मिलेगा, वो क्या होगा, व्यंजन संबंधी का होगा। किस नियम से होगा, छ संबंधी नियम से रिलेटेड होगा। अगला है त संबंधी नियम। चौथा नियम हमारा त संबंधी नियम। पहला नियम क्या था, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। दूसरा क्या था, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। तीसरा छ संबंधी नियम। अब चौथा है त संबंधी नियम। अब च संबंधी नियम में हमारे 6 प्रकार देखने को आपको मिलेंगे। त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। च या छ कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। उत प्लस चारण, ये हो गया हमारा उच्चारण। सत प्लस चरित, त के बाद च है तो ये च में परिवर्तन होगा। आपको किस में परिवर्तित हो रहा है वो याद रखना है। अगला है त के बाद यदि ज या झ हो तो त ज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सत प्लस जन, सज्जन। विपत प्लस जाल, विप जाल। किस में परिवर्तित हुआ, यदि ज झ हो, त के बाद या तो ज हो या तो झ कुछ भी हो, वो किस में परिवर्तित होगा, ज में परिवर्तित हो जाएगा।
अगला है हमारा त के बाद यदि ट ड हो तो त क्रमशः ट ड में बदल जाता है। त के बाद अगर ट होगा तो क्या होगा, ट में परिवर्तित होगा, ड होगा तो ड में परिवर्तित होगा। ये स्वर कैटेगरी में आएगा क्योंकि ट में अ का उच्चारण आता है और ये हलंत रूप है तो ये शुद्ध व्यंजन है। वृहत प्लस टीका, त के बाद ट आया है तो ये क्या हो जाएगा, वृहट टिका। ये ट के नीचे हल निशान आपको देखने को मिल रहा होगा। वैसे उत के पास उत प्लस डयन है, यह हो गया उडयन। ड के नीचे क्या आया, हलंत का निशान आएगा। चौथा प्रकार, त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है। उत प्लस लास, ये क्या होगा, ल में परिवर्तित होगा, उल्लास हो जाएगा। तत् प्लस लीन, तत्लीन, है ना। अगला है त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। सत प्लस शास्त्र, सच्छात्र। ये क्या है, नियम है। किस में परिवर्तित हो रहा है, आपको इतना देखना है। त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाते हैं। त के बाद क्या होना चाहिए, ह होना चाहिए। ह हो तो त हो जाएगा, द हो जाएगा, त के स्थान पर द और ह, त के स्थान पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा तो ध हो जाएगा। जैसे उदाहरण से देखिए, तत् प्लस हित, तद्धित। उत प्लस हार, यह हो गया हमारा उद्धार। अब नियम ही ऐसे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपको नियम देखने पड़ेंगे। अब पांचवा नियम है हमारा नौ संबंधी नियम। यदि री र श के बाद न हो या री र श के बाद स्वर क वर्ग प वर्ग अंतस्थ और अनुस्वार में से एक या अधिक हो, फिर उसके बाद न हो तो नौ का ण हो जाता है। नौ का क्या होगा, ण होगा। किस किस के बाद, वो आप परिभाषा से देख सकते हैं। परि प्लस नाम, है ना, क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा, बोला उसने, परिणाम। त्रिश प्लस न, तृष्णा। नार प्लस अयन, ये हो जाएगा नारायण। ये क्या है, व्यंजन संधि के क्या है, नियम है। अब नियम व्यंजन संधि के क्या है, स्वर संधि के कंपैरिजन थोड़े से टफ आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब अगला छठा नियम, म संबंधी नियम। म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचामक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। क्या बोल रहा है, म का मेल किससे होना चाहिए, क से लेकर म तक। क से म तक जितने भी व्यंजन आते हैं उतने व्यंजनों के साथ जब उनका क्या होगा, मेल होगा, संधि होगा, तो म क्या होगा, उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, पांचवें अक्षर या अनुस्वार में बदल जाएगा। सम प्लस क्लन, ये हो जाएगा सम क्लन। सम प्लस चय, ये क्या हो जाएगा, सम चय। सम प्लस पूर्ण, आप कुछ भी करो क्या हो जाएगा, सम पूर्ण। दूसरा है म का मेल यदि, ऊपर तो क से म तक था, नीचे क्या है, म का मेल यदि य र ल व श स स ह से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। यहाँ पे भी क्या होगा, म सदैव अनुस्वार ही होगा। सम प्लस योग, सम प्लस योग संयोग, अनुस्वार होगा बोल रहे हैं ना। सम प्लस रक्षक, सम रक्षक, जैसे ऊपर था वैसे ही यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। अगला है म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। म के बाद म, दोनों म की संधि हुई। सम प्लस मान, सम्मान, म ही आएगा। सम प्लस मति, सम्मति। तो म और म का बस अंतर इतना है कि इसके नीचे हल लगा है, ये शुद्ध व्यंजन है और ये वाला म स्वर है। व्यंजन संधि का आखिरी नियम है स संबंधी नियम। स से पहले अ, आ से भिन्न स्वर हो तो स का क्ष हो जाता है। जैसे वि प्लस सम। अब स से पहले क्या हो, अ आ से भिन्न स्वर हो, अ या आ तो नहीं है, छोटी की मात्रा दिख रही है यहाँ पे वी, तो क्या हो जाएगा, वो क्ष में परिवर्तन हो जाएगा। वी प्लस सम, विषम। सु प्लस समा बन गया सुषमा। ये सुषमा क्या है, इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका संधि विच्छेद अक्सर आता है।
वी प्लस साद, ये हो गया विषाद। औ या आ की मात्रा नहीं आनी चाहिए, औ आ से भिन्न स्वर होना चाहिए। नियमों को देखो। अब आज के उसमें हमने क्या देखे, 7 नियम देखे। अब आपको देखने में लेंथी लग रहा होगा, बहुत बड़ा लग रहा होगा, इतना कौन पढ़ेगा। आप देखो सिंपल सिंपल से रूल हैं, बस आपको कुछ कुछ जो रूल्स हैं उनका ध्यान रखना है। नियम, हर विषय के अपने नियम होते हैं। अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ोगे उसके अपने नियम हैं, हिंदी ग्रामर पढ़ोगे उसके अपने नियम हैं। हर भाषा के क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। वैसे ही हम अभी हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण के भी क्या है, अपने कुछ नियम है। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या है, व्याकरण के संधि के क्या है, हमारे नियम बनाए हुए हैं। आपको इनको क्या करना है, सबसे पहले आपको कितने प्रकार हैं व्यंजन संधि के, क्या क्या नियम हैं, उन नियमों के एक चार्ट बना लो कि हाँ 7 नियम है, ऐसा करने पे ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, इसके बाद ये आएगा तो ये परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो आएगा तो वो परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो चार्ट बनाइए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से काम आसान होता है संधि में। ये एक चैप्टर नहीं है, इसके साथ आपके 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं, क्योंकि संधि जिसको आ गई वो संधि विच्छेद आराम से कर लेगा। इसीलिए अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है या मेरे नोट समझ में आ रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मेहनत इस चैप्टर में आपको खुद की ही करनी है, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार पढ़ा सकती हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस खुद करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार वीडियो देखने से कभी भी कोई चीज़ दिमाग में नहीं बैठेगी। बस काम आसान हो सकता है, नोट्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा पढ़ना आपको है। जो भी ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ आपका क्या कर रहे हैं, एक गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ बच्चे को में भी पता ना हो कि कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, कौन से नोट्स से पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, तो सब उसका आइडिया या मार्गदर्शन करते हैं। पढ़ना आपको खुद ही है, इसीलिए उठो, पढ़ो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। आप मेरे वीडियो से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियो को अच्छा सारा प्यार दे रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार प्यार देते रहें। नोट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, पढ़ाते मैं आपको रहूँगी। जहाँ पर भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दो। ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ, बस पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको समझाया ताकि दिमाग में खिचड़ी ना बैठे। अब विसर्ग संधि में हम अगले भाग में बात करेंगे। तब तक आप स्वर संधि और व्यंजन संधि को अपना क्लियर करो। इसी के साथ अपने वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।